बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, रिफ्लेक्स एक्शंस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो रिफ्लेक्स एक्शंस ब्रेन के कंट्रोल में भी हैं, स्पाइनल कार्ड के कंट्रोल में भी हैं। तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन होगा CNS, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, या central nervous system, sorry, central nervous system. Human nervous system is divided into CNS and PNS. CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एफरेंट नर्व फाइबर्स कैरी impulses फ्रॉम द। एफरेंट नर्व impulses जो है वो मैसेजेस कन्वे करेंगे कहाँ से? तो एफरेंट पार्ट वो है जो रिसेप्टर से CNS को पैगाम लेकर जाता है, और इफरेंट वो चीज होती है जो मेन पार्ट से दूर लेकर जा रही है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा रिसेप्टर से CNS। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय न्यूरोग्लिया? न्यूरोग्लिया क्या काम नहीं करते? न्यूरोग्लिया न्यूरॉन के गिर्द लिपटे हुए सेल जो उसके बहुत से काम करने में उसकी मदद देते हैं। तो अलबत्ता जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स यानी नर्व इम्पल्स है, वो न्यूरोग्लिया जनरेट नहीं करते। न्यूरोग्लिया मेटाबॉलिक सपोर्ट देते हैं, न्यूट्रिशन इनके जरिए मिलती है। प्रोड्यूस इंसुलेशन सीथ, ये इंसुलेशन सीथ बनाते हैं। डेब्रिस रिमूव करने का काम आफ्टर द डेथ ऑफ न्यूरॉन, इवन रीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन में ये मदद करते हैं। तो न्यूरोग्लिया बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व है, अलबत्ता न्यूरोग्लिया इम्पल्स जनरेट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 34। द माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ के मुतालिक अगर हम ये कहें कि इट इज फाउंड इन ऑल एक्सॉन्स, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत से सेल्स हैं जिनमें ये एक्सॉन नहीं पाए जाते। एक्सॉन माइलिनेटेड ज्यादातर होते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के अंदर, इंटरमीडिएट में ये अक्सर माइलिनेटेड नहीं हुआ करते। तो इसी तरह और भी बहुत से केसेस हैं। तो एक्सॉन माइलिन शीथ इज फाउंड ऑन ऑल एक्सॉन, दिस इज नॉट ट्रू। इसी तरह ऑप्शन बी इज फाउंड ऑन ऑल डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स के ऊपर तो वैसे ही माइलिन शीथ कम ही देखने में आती है। नंबर सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्टेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। माइलिन शीथ सॉल्टेशन का सबब बनती है, यानी सॉल्टेटरी इम्पल्स जनरेट जंप करती है एक पॉइंट से, नोड ऑफ रेनियर से दूसरे पर। तो ये जवाब दुरुस्त है कि जिनके गिर्द माइलिन शीथ होती है वहां पर फिर इम्पल्स कंटिन्यूअसली चलने की बजाय सॉल्टेशन सॉल्टेटरी रूट फॉलो करती है, एक नोड ऑफ रेनियर से जंप करके दूसरे पे और दूसरे से तीसरे पर। इस तरह उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। इस पार्ट ऑफ न्यूरिलेमा, ये न्यूरिलेमा का पार्ट बहरहाल नहीं होते। न्यूरिलेमा, न्यूरिलेमा का मतलब है न्यूरॉन, न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन जाहिर है सेल की अपनी है। माइलिन शीथ इज अनदर सेल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल शवान सेल की मेम्ब्रेन माइलिन शीथ बनाती है। न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है वो माइलिन शीथ नहीं बनाया करती। क्वेश्चन नंबर 35। प्रोटीन गेट्स दैट अलाउ डोंट इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ ATPs। वो प्रोटीन गेट जो अलाउ करते हैं किस की मूवमेंट? एंट्री ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। अब सोडियम एंड पोटेशियम एंटर तो नहीं हो रहा, एंटर से मुराद हम सेल के अंदर लेंगे। तो सेल के अंदर सोडियम एंटर होता है, पोटेशियम तो नहीं। एंट्री ऑफ सोडियम एंड रिलीज ऑफ पोटेशियम, ये बात दुरुस्त की जा सकती है। So, तो बी ऑप्शन एग्जिट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ये भी गलत है। टेकिंग इन ऑफ पोटेशियम एंड पंपिंग आउट ऑफ सोडियम, ये भी गलत है। तो जो दुरुस्त ऑप्शन है वो यही, एंट्री ऑफ सोडियम एंड रिलीज ऑफ पोटेशियम टू द आउटसाइड। तो वो प्रोटीन गेट्स जिन्हें सोडियम गेट और पोटेशियम गेट कहते हैं,
दे डू नॉट इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, वहाँ पे मूवमेंट टोटली पैसिव हुआ करती है अलोंग द ग्रेडियंट। स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन कंप्राइज फाइबर्स फ्रॉम नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, उनमें फाइबर्स कौन कौन से शामिल हैं? तो उनके अंदर दो तरह के फाइबर हैं, बोथ ए एंड सी। ए मींस सेंसरी न्यूरॉन के फाइबर भी हैं, जिनसे पैगामात स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगे, और मोटर न्यूरॉन के फाइबर्स भी हैं, जिनसे फिर पैगामात इफेक्टर्स को वापस जाते हैं। Question number 37. Digestion of food in intestine is negatively affected when dash remains activated for you. डाइजेशन ऑफ फूड इंटेस्टाइन में नेगेटिवली अफेक्ट होगी उस वक्त जब क्या चीज ज्यादा देर तक एक्टिव होगी? तो इट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर ये ज्यादा देर तक एक्टिव हुआ, यानी फाइट एंड फ्लाइट मोड, तो उस सूरत में फिर क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई रोक दी जाती है, ज्यादा ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली जब ज्यादा ब्लड सप्लाई बहुत देर तक नहीं होगा, तो ना भूख लगेगी, ना ही खाया जाएगा, ना ही हाजमा बेहतर होगा। तो हाजमे की खराबी पैदा हो जाया करती है आमतौर पर, अगर फाइट एंड फ्लाइट मोड बहुत ज्यादा कंटिन्यू करता रहे तो। क्वेश्चन नंबर 38। द कैविटीज इन ब्रेन आर कॉल्ड। ब्रेन में जो कैविटीज हैं उनको भी वेंट्रिकल्स कहा जाता है। जिस तरह हार्ट के अंदर वेंट्रिकल्स हैं, इस तरह ब्रेन में भी जो कैविटीज हैं वो वेंट्रिकल्स के नाम से जाने जाते हैं। 39. Unlike somatic nervous system, dash involve two motor neurons and one ganglion for conveying the message to visceral effector. Visceral effector। तो यहाँ पे जवाब भी आपको नजर आ गया है, ठीक है। यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बरक्स विजरल इफेक्टर। अभी इंटरनल ऑर्गन सोमैटिक के अंदर जो इफेक्टर होगा वो होगा स्केलेटल मसल्स, यानी वॉलेंट्री। तो वो जो वॉलेंट्री कंट्रोल है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के खाते में है, और जो इनवॉलेंट्री है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में हुआ करता है। अब ऑटोनोमिक के अंदर वो सिंपैथेटिक हो भले पैरासिम्पैथेटिक हो, इन बोथ केसेस टू मोटर न्यूरॉन्स एंड वन गैंग्लियन इन्वॉल्व हुआ करते हैं। Question number 40. Stretch reflex that help maintain posture automatically is classified as। वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो कि हेल्प कर रहा है पोस्चर को ऑटोमेटिकली, यानी हमें कॉन्शियसली महसूस भी नहीं होता, और ये तो इसके अंदर दरअसल पोस्चर को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होते हैं स्केलेटल मसल्स। हम बैठते हैं, उठते हैं, करवट बदलते हैं, या जो भी हमारा पोस्चर है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल ऑन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। एंड स्केलेटल मसल्स जब इन्वॉल्व हों तो फिर हम उसको गिवन ऑप्शन में नाम देंगे कि दिस इज सोमैटिक रिफ्लेक्स। सोमैटिक रिफ्लेक्स। आपको जो एक कह लें कि जी, ये आपको हमने शेयर की थी क्लासिफाई रिफ्लेक्सेस के हवाले से, तो इसको एक दफ़ा आपने ज़रूर देख लेना है। इसमें जो रिफ्लेक्सेस एग्जांपल दी गई हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया, पेटाइलर या नीजर रिफ्लेक्स। यानी हम मुख्तलिफ अंदाज में क्लासिफाई कर सकते हैं रिफ्लेक्सेस को मुख्तलिफ बुनियादों के ऊपर। मुख्तलिफ बुनियादों पे करें तो बेस्ड और न्यूरल सर्किट के अंदर मोनोसाइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक, तो ये साथ साथ एग्जांपल्स हैं। तो इसी तरह ये जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, ये हम यहाँ पे देखें तो इट इज बेस्ड ऑन द इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन को बुनियाद बनाया जाए तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के खाते में आएगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर सोमा यानी बॉडी का जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, वो इन्वॉल्व हुए। ऑटोनोमिक और विजरल वो अलग होगा। यानी अगर इंटेस्टाइन के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको हम विजरल रिफ्लेक्स का नाम देंगे, जैसा कि डेफिकेशन रिफ्लेक्स या मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इन केस ऑफ यूरिन। तो बहरहाल, तो इस
डॉक्यूमेंट को एक मर्तबा जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद है पहली मर्तबा अगर समझ नहीं आई तो अब कुछ ना कुछ पहले से बेहतर समझ आ जाएगी, क्योंकि अब बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे ऑटोनॉमिक वो नहीं है, ऑटोनॉमिक के अंदर कंट्रोल होते हैं विजरल और विजरल, विजरल ही ऑटोनॉमिक है। एक्वायर्ड रिफ्लेक्स, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स वो होते हैं जिसको चैप्टर नंबर 17 के लास्ट में हम पढ़ते हैं ऑपरेंट लर्निंग के नाम से, यानी ऑपरेटर की मर्जी से, जिसमें जानवरों को सुधाया जाता है। जानवर के अंदर वो रिफ्लेक्स ऑपरेंट की मर्जी से इंड्यूस होते हैं और जानवर समझ जाता है कि नचाने वाले के किस इशारे पर उसे किस तरह से नाचना, जिस तरह घोड़ों को नचाया जाता है। तो दैट इज एक्वायर्ड रिफ्लेक्स, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रेच रिफ्लेक्स की, जो स्ट्रेचिंग ऑफ ए मसल के नतीजे में पैदा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, हाइपोथैलेमस डज नॉट कंट्रोल द, हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल नहीं करता? तो हाइपोथैलेमस जाहिर है कि थिंकिंग को कंट्रोल नहीं करता। थर्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व है, हंगर, सेक्सुअल प्रोसेसेस, रिस्पॉन्सेस, इस किस्म के सारे। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रे मैटर इज मेड, ग्रे मैटर, अब ग्रे मैटर किस पर मुश्तमिल है? व्हाइट मैटर का व्हाइट कलर होता है माइलिन की बुनियाद पर, माइलिन शीथ। जहाँ माइलिन शीथ नहीं है वहां पर ग्रे मैटर होगा। अब मेड अप ऑफ मेनिंजेस, इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। लोकेटेड ऑन आउटसाइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर ग्रे मैटर है। तो ऐसा भी नहीं है। इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे मैटर जो है वो अंदर की तरफ होता है। अच्छा, एक नजर उधर है। 42, जी। तो ग्रे मैटर जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, तो माइलिन शीथ जहाँ पे नहीं है तो इट इज द कलेक्शन ऑफ सोमास, यानी सोमास सेल बॉडी के ऊपर ग्रे मैटर या माइलिन शीथ मौजूद नहीं हुआ करते। ये कहा जाए कि रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रेन, तो ब्रेन में भी महदूद नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड में भी ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में मौजूद है। ब्रेन के अंदर ये ग्रे मैटर आउटसाइड है, वाइट इनसाइड है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वाइट आउटसाइड और ग्रे इनसाइड है। क्वेश्चन नंबर 43, नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स बिटवीन रिसेप्टर्स एंड, नर्वस सिस्टम ने कोऑर्डिनेट करना है किन के दरमियान? वो रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, वो इफेक्टर्स हैं। अब इफेक्टर चाहे वो स्केलेटल मसल हो चाहे ग्लैंड हो। अब अगर आप ये कहें कि जी स्केलेटल मसल और ग्लैंड ही तो होते हैं, इसलिए ऑप्शन बोथ ए एंड सी ले लिया जाए, तो बोथ ए एंड सी लेना गलत होगा, क्योंकि बुक के मुताबिक, बुक में अगर हम जाते हैं चैप्टर 17, तो चैप्टर 17 के अंदर इफेक्टर्स, इफेक्टर्स के बारे में ये नहीं कहा गया कि इफेक्टर सिर्फ ग्लैंड्स और मसल्स हुआ करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा था प्रिंसिपल इफेक्टर्स, यानी मेन, इनके अलावा बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी सेल, कोई भी स्ट्रक्चर इफेक्टर हो सकता है। अलबत्ता प्रिंसिपल इफेक्टर जो है वो मसल्स और ग्लैंड्स हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि हम इससे बढ़कर भी बात कर सकते हैं, यानी नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है रिसेप्टर और इफेक्टर के दरमियान, और ज्यादातर इफेक्टर स्केलेटल मसल और ग्लैंड होते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन होगा इफेक्टर। क्वेश्चन नंबर 44, पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन काजेस, वो पॉजिटिव पोटेंशियल जो डीपोलराइजेशन के दौरान जनरेट होता है, जो कि +50 तक जाता है, उसके नतीजे में होता क्या है? उसके नतीजे में
क्लोजिंग ऑफ सोडियम गेट चैनल होती है, यानी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल उस पॉजिटिव के नतीजे में बंद हो जाते हैं। और ओपनिंग ऑफ पोटेशियम गेट भी उसके बिहाफ पे होती है। इसलिए फिर दुरुस्त जवाब हम लेंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, जिसमें हम कहेंगे बोथ ए एंड बी सीक्वेंशियली, यानी सोडियम गेट बंद होंगे पहले और फिर पोटेशियम गेट खुलते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45। द कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। सेल बॉडीज की कंसंट्रेशन क्या कहलाएगी? सेल बॉडीज अगर इकट्ठे हैं ब्रेन के अंदर तो वो कहलाते हैं न्यूक्लियाई, और अगर पीएनएस में है तो वो कहलाते हैं गैंग्लिया। यानी यहाँ पर ये ऑप्शन अल्फा है। सीएनएस में दे आर न्यूक्लियाई एंड इन केस ऑफ पीएनएस दे आर सेड टू बी गैंग्लिया। क्वेश्चन नंबर 46। मोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स ऑफ arise from the middle of the spinal cord। ज्यादातर जो गैंग्लियन फाइबर्स हैं वो मिडल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होते हैं। ये बुनियादी तौर पे है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स ज्यादातर मिडल से निकलते हैं, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक है वो कुछ बिल्कुल टॉप से और कुछ डाउन से और कुछ ब्रेन से भी बिलोंग करते हैं। चैप्टर नंबर 17। क्लासिफिकेशन को देखें। ये है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के डिस्क्रिप्शन। तो सिंपैथेटिक के ज्यादातर नर्व्स फाइबर्स, गैंग्लियन फाइबर्स जो निकलते हैं वो मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से। क्वेश्चन नंबर 47। केमिकल साइनेप्स इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ dash from presynaptic membrane to fire an action potential in the postsynaptic membrane। केमिकल साइनेप्स के अंदर क्या रिलीज होता है? केमिकल साइनेप्स के अंदर रिलीज होता है न्यूरो ट्रांसमीटर, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से निकलकर और जाकर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। पार्चुरेशन इन्वॉल्व्स, पार्चुरेशन बर्थ प्रोसेस। बर्थ प्रोसेस को अगर लें तो उसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन भी इन्वॉल्व है, उसमें एंडोक्राइन कंपोनेंट भी है क्योंकि हार्मोन इन्वॉल्व है। तो इसको बाकायदा कहा जाता है न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 49। Question number 49. Dash acts as transducer because it converts one form of energy into another form। ये ट्रांसड्यूसर का काम जो है ये करते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर ने साउंड, लाइट और इसी तरह बाकी स्टिमुलाई को कन्वर्ट करना होता है नर्व इम्पल्स की शक्ल में। तो दे आर सेड टू बी ट्रांसड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 50। During histological studies, which one marks the nerve cells presence in specimen and microscope? हिस्टोलॉजी जब हम स्टडी करते हैं तो बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, और उन टिश्यूज की स्टडी आमतौर पे माइक्रोस्कोप, मुख्तलिफ किस्म की माइक्रोस्कोप वजूद में आ चुकी हैं, आप जानते हैं। तो माइक्रोस्कोप में जब उनको ऑब्जर्व करते हैं स्पेसिमेन को, तो जहां पर हमें निजल्स ग्रेन्यूल नजर आए वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर सेल्स के दरमियान टिश्यू के अंदर नर्व सेल भी मौजूद है, या नर्वस टिश्यू की प्रेजेंस निजल्स ग्रेन्यूल से पता चलती है। तो इसका तस्करा फेडरल की बुक में स्पेशली किया है कि ये उसके लिए एक पहचान का सबब बनते हैं। फेडरल जी, ये है फेडरल की बुक, इसके अंदर यहाँ पर ये है। तो the cytoplasm is characterized by the presence of measles
ग्रेन्यूल्स। तो जो स्पेसिमेन क्रॉस सेक्शन बनाया जाता है स्लाइड देखने के लिए इन केस ऑफ हिस्टोलॉजी, उनमें मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान अगर ये हमें निजल्स ग्रेन्यूल नजर आए तो ये इंडिकेट करते हैं कि दरमियान में कोई नर्व सेल भी प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 51। स्पीड ऑफ कंडक्शन डजंट डिपेंड ऑन। स्पीड ऑफ कंडक्शन एक्सॉन के नंबर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि स्पीड ऑफ कंडक्शन हर न्यूरॉन के अंदर अपनी कह लें कि इम्पल्स मूव करती है, और किसी भी न्यूरॉन में एक्सॉन तभी से एक है। तो लेंथ पर, डायमीटर पर, माइलिनेशन, ये तीनों फैक्टर फेडरल ने गिनवाए हैं। अलबत्ता डिटेल में डायमीटर और माइलिनेशन का तस्करा किया है। अलबत्ता लेंथ को भी पहले येलो बॉक्स में उसका कह लें कि स्पेसिफाई किया गया। तो हम यहाँ पे जिस पर डिपेंडेंट नहीं है वो होगा नंबर 52। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन measures -70 millivolt. दिस माइनस मीन्स, ये माइनस में क्यों लिया है? ये माइनस क्योंकि उसको मैयर किया गया है इनसाइड। हम अंदर की तरफ से उसको मैयर करते हैं, और मैयर करने में वो हमें -70 कहने का मतलब है कि द इनसाइड इज मोर नेगेटिव देन आउटसाइड। एंड हाउ मच इट इज नेगेटिव? 70 मिली वोल्ट। तो इस बात को फॉलो करेंगे। नर्विंग पल्स जनरेशन रेस्टिंग मेम्ब्रेन, and this is so the resting membrane potential is expressed as -70 millivolt, and the minus means that inside is negative relative to outside। तो क्योंकि बुक की लाइंस भी बहुत सी कॉपी पेस्ट की जाती हैं, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि माइनस इंडिकेट्स के इसको इनसाइड से हम जब मेजर करेंगे तो इनसाइड इज मोर नेगेटिव। वैसे तो मुख्तलिफ अंदाज से कह दिया जाता है कि इनसाइड इज लेस पॉजिटिव या आउटसाइड इज मोर पॉजिटिव, लेकिन -70 टिपिकली इंडिकेट्स द इनसाइड इज मोर नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 53। Sodium ions enter the neuron through channels in postsynaptic membrane which are। सोडियम आयंस न्यूरॉन में दाखिल हुए उन चैनल से। कौन से चैनल? इन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मौजूद वो चैनल जिनसे सोडियम दाखिल होगा वो दरअसल केमिकली गेटेड है। जिस तरह एसिटाइल कोलिन अगर अटैच होती है ऊपर की तरफ तो उसी की बेस पर सोडियम गेट मौजूद है जो ओपन हो जाया करते हैं और सोडियम अंदर दाखिल होता है। तो ये जो गेट्स या चैनल्स पाए जाते हैं, सॉरी जो चैनल्स हैं, ये तीन तरह के होते हैं: केमिकली गेटेड, वोल्टेज गेटेड और मैकेनिकली गेटेड। वोल्टेज गेटेड वो है जो नर्व इम्पल्स के को कह लें कि में इन्वॉल्व है एक ही न्यूरॉन के अंदर। सोडियम गेट, पोटाशियम गेट जिनको सिंपली कहा, जो एक खास वोल्टेज पे खुलते और बंद होते हैं। जबकि केमिकली गेटेड जो हैं ये साइनैप्स के ऊपर मौजूद हैं। मैकेनिकली गेटेड जो है ये हमारे कानों में मौजूद हैं, जो साउंड वेव के जरिए से जब वहाँ पे सील या मूव करते हैं तो उसकी बेस पर मौजूद सोडियम वेव्स ओपन होते हैं और इस तरह इम्पल्स जनरेट हुआ करती है। द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी अक्रॉस टू साइड्स ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, पोलैरिटी रिवर्स हो गई। अब ये रिवर्स, तो पोलैरिटी का रिवर्स होना क्या कहलाएगा? ये पोलैरिटी का रिवर्स होना सिंपली कहलाएगा डीपोलराइजेशन। It will be depolarization. There should be a change of dash in order to reach threshold potential from resting membrane potential।
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक जाने के लिए कितना चेंज आना चाहिए। अब अगर हम इसको डायग्राम से यहाँ देखें, इन केस ऑफ पेट्रोल की बुक से, तो ये है बेटा डायग्राम। दिस इज द थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल दैट इज -50, और ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज -60। अब ये 70 से 50 तक आने के लिए जो चेंज है वो यहाँ से यहाँ तक का चेंज है। तो ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस, ये डिफरेंस है कितने का, तो -70 -50। अब -70 में हम +20 डालेंगे तो इट विल बी -50। प्लस की साइड पे आ रहा है ना, तो प्लस की साइड पर ये +20 का चेंज होगा। अगर इसमें -20 का चेंज होता तो ये इधर आ जाते। ठीक है, so there is a should be a change of +20 millivolt that will bring resting potential to threshold potential. So there should be a change of +20 millivolt in order to reach threshold potential from resting membrane potential. What happens during refractory period? refractory period के दौरान क्या होगा? अब रिफ्रैक्टरी पीरियड यहाँ पे देखें तो ये है रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी यहाँ से लेकर ये ये टाइम। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड, क्योंकि इस दौरान मेम्ब्रेन जो है वो री सॉरी रीपोलराइज तो हुई है, लेकिन इसके अंदर जो एक्चुअल ग्रेडियंट था सोडियम और पोटाशियम का वो तब्दील हो चुका। पोटाशियम बाहर गया हुआ है, सोडियम अंदर आया हुआ है। अब वो अंदर आए हुए सोडियम को वापस बाहर भेजना है, और बाहर गए हुए पोटाशियम को वापस लेकर आना है। तो इस गिव एंड टेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप। और सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप इस दौरान एक्टिवली काम करता है, जाहिर है वैसे भी वो एक्टिवली काम करता है मुसलसल। तो ये जो मूवमेंट थी सोडियम इन और पोटाशियम आउट, ये पैसिव थी। इसको अब वापस कह लें कि रिस्टोर करेगा एक्शन ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड के दौरान हम कहेंगे कि क्या होगा, सोडियम एंड पोटाशियम आर मूव्ड अगेंस्ट देयर ग्रेडियंट्स, अपने ग्रेडियंट के अगेंस्ट ये मूव करेंगे। मतलब पोटाशियम अंदर ज्यादा है उसे अंदर लाया जाएगा, सोडियम बाहर जाता है उसे बाहर भेजा जाएगा विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप। तो इस रिफ्रैक्टरी पीरियड के दौरान जब तक ये पहले वाली उस -70 की हालत पे नहीं आ जाते, तो उस वक्त तक इम्पल्स जनरेट नहीं होती। 57, pick the chemical messenger that makes nerve impulse generation more difficult when it binds to postsynaptic membrane। ऐसा केमिकल मैसेंजर जो नर्व इम्पल्स की जनरेशन को और मुश्किल बना दे जब वो अटैच हो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। तो पंजाब टेक्स्ट के अंदर तो खैर सिंपली इतनी बात की गई कि साइनैप्स के ऊपर, साइनैप्स के केस में क्या होता है, साइनैप्स के केस में प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। अब वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी डिटेल पंजाब टेक्स्ट ने नहीं ली। और बड़ा एक सेफ डिस्क्रिप्शन देते हुए पंजाब टेक्स्ट में ये नहीं कहा कि जब वो अटैच होगा पोस्ट साइनेप्टिक से तो इम्पल्स लाजमी जनरेट होगी। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे कहा गया कि द न्यूरो ट्रांसमीटर, द न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं वो बाइंड होंगे रिसेप्टर के साथ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ट्रिगरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल भी हो सकती है इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अलबत्ता आगे बाय काजिंग चेंजेस इन इट्स परमेबिलिटी टू सर्टेन आइंस, ये बात जो है सर्टेन आइन। अब सर्टेन आइंस कौन से हैं?
तो यहाँ पे दरअसल वो थोड़ी सी बात जो फेडरल ने डिटेल में ली कि अगर ये जो आयंस की परमेबिलिटी सोडियम के लिए बढ़ती है तो सोडियम की परमेबिलिटी विल काज द एक्शन पोटेंशियल, और अगर परमेबिलिटी फॉर क्लोराइड बढ़ जाती है तो फिर वो स्टिमुलेशन नहीं बल्कि इनहिबिशन का सबब बनती हैं। तो वो IPSP का सबब बनेगी इनहिबिशन का। तो ये डिटेल फेडरल में बाकायदा मौजूद है। अगर सोडियम गेट खुलते हैं तो फिर एक्सीटेटरी पोस्टाइनेप्टिक पोटेंशियल EPSP जनरेट हुआ करती है, और अगर इनहिबिशन होती है तो फिर वो इनहिबिटरी पोस्टाइनेप्टिक पोटेंशियल या IPSP कहलाती है। फेडरल ने बाकायदा यहाँ पर इवन जो कि हकीकत में खैर ऐसा नहीं है, लेकिन एक सिंप्लीफाई करते हुए एक्सीटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की भी लिस्ट दे दी है, और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की भी एक लिस्ट बाकायदा बुक के अंदर दे दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खैर इसी से है। तो 12, पिक द केमिकल मैसेंजर दैट मेक्स नर्व इम्पल्स जनरेशन मोर डिफिकल्ट व्हेन इट बाइंड्स। तो मोर डिफिकल्ट व्हेन इट बाइंड्स, तो ये हैं एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स जो हैं ये जब अटैच होते हैं तो ये इनहिबिशन का सबब बनते हैं। जिस तरह किसी पेन किलर को खाने से दर्द का एहसास कम हो जाता है, तो उसकी वजह यही है कि पैगाम आगे जाना बंद हो जाता है, और उस बंद होने की वजह ये एंडोर्फिन्स हैं जो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस मॉर्फिन लाइक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। यानी जिस तरह मॉर्फिन एक नशा है, उसी तरह नशे की चीजें हमारी बॉडी खुद भी पैदा करती है, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड। तो ये एंडोर्फिन्स पेन के एहसास को कम करते हैं, इस तरह के इम्पल्स को आगे जाने से रोक देते हैं। तो दे एक्ट एज इनहिबिटरी, बाकी जो है वो स्टिमुलेटरी है। क्वेश्चन नंबर 58, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंटेन्स फोर। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंटेन फोर, ये हैं फोर सरफेस लोब्स। क्योंकि फोर टाइप्स ऑफ सेल तो नहीं है, टाइप्स ऑफ सेल न्यूरॉन तो तीन तरह के हैं। सब सेंसरी एरियाज ये उससे आगे चले जाएंगे। फंक्शनल एरिया की बात करें तो फंक्शनल एरिया तीन है, सेंसरी, मोटर और इसी तरह थर्ड वन। तो इट इज द सरफेस लोब्स। ये फेडरल में डिस्क्रिप्शन बाकायदा मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 59, थैलेमस रिसीव्स ऑल सेंसरी इम्पल्सेस एक्सेप्ट। जो थैलेमस है वो तमाम सेंसरी इम्पल्सेस रिसीव करता है सिवाय सेंस ऑफ स्मेल के। सेंस ऑफ स्मेल के अलावा बाकी सारी यहाँ रिसीव हुआ करती हैं। और द लास्ट वन, ग्रे मैटर इन स्पाइनल कॉर्ड इज शेप्ड लाइक द लेटर, जो जिसको हम बटरफ्लाई शेप कहते हैं उसको एच शेप कहा गया है इन केस ऑफ लेटरल। तो ये था हमारा आज का पेपर। तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन क्लियर ना हो तो व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।